गुड इवनिंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, पर कभी कभी सब कुछ ठीक नहीं होता, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करेंगे। और मैं होप करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहोगे। इन वीडियो क्लासेस को ईमानदारी के साथ देखोगे। मैं छोटी क्लासेस बना के भेज रहा हूँ 30 मिनट तक की, ताकि हम ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर सकें और इनको डाउनलोड करके साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकें। देखो, जिस चैप्टर पे हम थे उसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। हमने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा, बार बार रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं, हमने बहुत बार रिवाइज किया। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे में बताऊं तो हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हम वो पढ़ रहे थे। और वो भी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड नहीं, इंडिविजुअल डिमांड। और हमने अभी तक 3 बड़ी बड़ी बातें पढ़ी थी। एक, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जिसमें थे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और हमने इसको 2 में बांट दिया था, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवाता हूं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब था व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, सिंपल। फिर जब बात आई थी अदर गुड की, तो मैंने कहा था जब अदर गुड्स की बात आई थी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तो मैंने कहा था गुड्स को 2 में बांट दो, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? कोक और पेप्सी। और ये क्या होता है? कार एंड पेट्रोल। मैंने इसके बारे में भी समझाया था। फिर जब बात आई थी इनकम ऑफ कंज्यूमर की, फिर तीसरे पॉइंट में जब हमने इनकम की बात की थी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो मैंने कहा इसको भी 2 में बांट दो, एक इंफीरियर और दूसरा नॉर्मल। इंफीरियर का मतलब था चीप गुड्स, वो सड़क किनारे बिकने वाले सामान जो आपके सर खरीदते हैं, वो वाले सामान की बात हुई थी। और नॉर्मल गुड्स वो गुड्स थे जो आप लोग खरीदते हो, नॉर्मल गुड्स की बात हुई थी। हमने इनके रिलेशंस को, डिमांड और इनकम के रिलेशन को पढ़ा था। यहां पे हमने इनके रिलेशंस को, डिमांड को आपस में पढ़ा था। यही हमने किया। 3 पॉइंट हमने अब तक किए थे। आओ आज हम 4th पॉइंट करते हैं, चौथा पॉइंट करते हैं। ये देखो, द 4th पॉइंट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। पता है क्या होता है? मालूम है, मुझे छोले भटूरे खाने बहुत पसंद है। आप छोले भटूरे खाने का बहुत दिल है, बहुत पसंद छोले भटूरे हैं। और मार्केट में कम से कम 20 दुकानें हैं जहां छोले भटूरे मिलते हैं। लेकिन आपको वो ओमी के छोले भटूरे जो है ना, गोल चक्कर पे मिलते हैं, वो चौक पे, राय मार्केट चौक पे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो 30 रुपए की प्लेट है, बाकी जगह 20 रुपए की एक प्लेट मिलती है, जिसमें 2 भटूरे और थोड़े से छोले मिलते हैं, मतलब चने मिलते हैं। और वहां पे 30 रुपए की है। लेकिन आप सबको क्रॉस करते हुए, अपनी गली मोहल्ले की दुकानों को छोड़ते हुए, मेस की दुकानों को पीछे छोड़ते हुए, सीधा उसकी दुकान पे जाके ब्रेक लगाते हो और उसकी दुकान से आप वो छोले और वो भटूरे खा के बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। जबकि उसका प्राइस 30 रुपए है, वो महंगा है, फिर भी आप उसी से खाते हो। पता है क्यों? टेस्ट। मालूम क्यों? टेस्ट। ये टेस्ट और ये फैशन जो होता है ना, इसके अंदर प्राइस मायने नहीं रखता। इसमें फिर प्राइस मायने नहीं रखता। अगर आपको कोई टेस्ट पसंद आ जाए और वो रेस्टोरेंट यहां से 20 किलोमीटर दूर है, आप बिना परवाह किए 20 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके, और मेरे जैसा जो गरीब आदमी है वो स्कूटर ड्राइव करके 20 किलोमीटर दूर चला जाएगा और वहां पे जाके खाना खा के आएगा। यू नो व्हाई? टेस्ट। तो टेस्ट और प्रेफरेंस का डिमांड के साथ सीधा सीधा रिलेशन है, सीधा रिलेशन। अगर टेस्ट जो है, टेस्ट के मतलब अगर आपको टेस्ट पसंद आ गया तो फिर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, उस दुकान पे वो चीजें बहुत बिकेंगी। टेस्ट का और प्रेफरेंस का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके घर के साथ में छोले भटूरे की दुकान है और आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया खा के, आप दोबारा, चाहे वो सस्ता है, उसका प्राइस कम है, लेकिन आप डिमांड नहीं करोगे। लेकिन अगर वो ओमी छोले भटूरे वाला अगर आपको पसंद आ गया, सर कौन से
से नाम ले रहे हो सर? ओमी, हाँ सच्ची में है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। राय मार्केट चौक पे अम्बाला कैंट के अंदर जो बच्चे सुन रहे हैं वो जाके देख लेना, ओमी छोले भटूरे वाला बहुत पसंद, बहुत ज्यादा वो फेमस है। वो सबसे महंगा है लेकिन वहां सबसे ज्यादा रश है। अभी कोरोना की वजह से तो कम हो गया लेकिन पहले बहुत था। तो फिर टेस्ट जब आ जाता है तो टेस्ट और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम इसी पॉइंट को लिखते हैं, आ जाओ एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। लिखो मेरे साथ, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज a direct relation between taste and preference of good and its demand। यानी टेस्ट का और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। टेस्ट अगर आपको पसंद आ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाती है। भैया डोमिनोज का पिज्जा खाना है, चाहे घर के साथ में पिज्जा विंग्स भी है, घर के साथ में और पिज्जा शॉप भी है, घर के साथ में इटालियन पिज्जा भी, बस जिसका पसंद आ गया ना वही खाना है, चाहे 100 रुपए महंगा ही क्यों ना हो। फिर कौन परवाह करता है? टेस्ट। दिस इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ गुड, मीन्स टेस्ट एंड डिमांड ऑफ द गुड हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। आओ आगे लिखें, एनी गुड which is according to the taste of consumer, any good which is according to the taste of consumer and according to the fashion। और हाँ, फैशन भी बहुत बड़ी बात है। आपको कोई आज की तारीख में बोले ना वो ढीली ढीली पैंट डाल लो, आपको कोई यार कैसी बातें करता। हमारे टाइम में वही चलती थी, बेल बॉटम पैंट। आज वो टाइट जीन्स और वो भी नीचे से काट के और पीछे से काट के आगे से काट के वही चलती है। उसका रीजन है फैशन। वो आमिर खान ने एक पैंट काट दी नीचे से और ऊपर डाल दी, आप सबने वही डालनी शुरू कर दी बिना सोचे कि आप अच्छे लगते हो या गंदे, बस आपने उसको फॉलो कर लिया। फैशन भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लिखो फटाफट जल्दी से, एनी गुड्स विच इज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड विच इज अकॉर्डिंग टू द फैशन always have more demand in the market, always have the more demand in the market। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। आओ लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखो। पॉइंट नंबर 5 है एक्सपेक्टेशन। ये देखो, एक्सपेक्ट करना, EXPECTATIONS, एक्सपेक्टेशन। देखो ये पता क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है आज रात 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस जो है वो 1 रुपया प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। मालूम है हम जैसे लोग क्या करते हैं, अरे यार जल्दी चलो गाड़ी की टंकी फुल करवा लेते हैं, कम से कम 1000-2000 रुपये बच जाएंगे। मान लो आपकी गाड़ी में अगर 100 लीटर तेल आता है तो 100 रुपये बच जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी में 500 लीटर तेल आ जाए तो 500 रुपये बच जाएंगे। और अगर आपके पास 5-7 ट्रक हैं जिनमें कम से कम 10,000 लीटर तेल पड़ सकता है तो 10,000 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि सुबह से तेल महंगा हो जाएगा रात को 2 बजे से। यानी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर फ्यूचर के अंदर किसी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस सस्ते होने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट कहे कि रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइस 2 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे, तो अगर आपको पेट्रोल डलवाना भी होगा ना, आप स्किप करके निकल जाओगे पंप के वहां से। पता क्या बोलोगे, अरे कल डलवाएंगे यार, 1 लीटर के बचे 2 रुपए, 100 लीटर मतलब 200 रुपए का फायदा, अरे छोड़ो यार कल डलवा लेंगे। समझे आप, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना। अगर नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो फिर उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस घटने वाले हैं तो फिर डिमांड घट जाती है। देखा आपने कौन सा रिलेशन हो गया सर, डायरेक्ट रिलेशन। अगर हमें लग जाए कि आने वाले टाइम में मतलब रात को या अगले दिन प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, खूब सारा तेल भरवा लेते हैं। और हमें लगे कि रात को प्राइस गिर जाएंगे तो हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, कल डलवा लेंगे यार, कल पैसा बच जाएगा। समझा? तो लिखो फटाफट जल्दी से लिखो, द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। नियर फ्यूचर मैंने 2-3 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, मतलब एक ही दिन के अंदर द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ
rise in price leads to increase in demand. सुनो ना मेरी बात, ये देखो, ये है प्रॉब्लम, ये है पेट्रोल और ये हो आप, ये पेट्रोल और ये आप, ये पेट्रोल का प्राइस है और ये पेट्रोल की डिमांड है। आज अभी रात को 8 बजे रात को 8 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फ्रॉम 12 बजे की बात है, फ्रॉम 1 AM रात को 1 बजे द पेट्रोल प्राइस, राइट नाउ पेट्रोल प्राइस जो है वो मान लो कितने, मान लो 100 रुपीज पर लीटर। गवर्नमेंट ने कहा 1 बजे से पेट्रोल के प्राइस हो जाएंगे 70 रुपीज पर लीटर। सुनो ना, अभी 100 रुपए प्राइस है, गवर्नमेंट ने कहा ये 100 रुपए से घट के क्या हो जाएगा 70 रुपीज, यानी जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, घट जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया कि 100 रुपए लीटर वाला तेल 1 बजे सुबह से 70 रुपए में मिलेगा, तो मालूम है क्या होगा, इसकी डिमांड भी घट जाएगी। नियर फ्यूचर की बात हो रही है, नियर फ्यूचर, ये 5-7 दिन की बात नहीं हो रही, नियर फ्यूचर, खासकर पेट्रोल के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और देखो, मान लो अभी 8 बजे और प्राइस है 100 रुपीज पर लीटर, गवर्नमेंट ने कहा अब ये प्राइस होने वाला है 120 रुपीज पर लीटर फ्रॉम 1 AM, 120 रुपीज पर लीटर, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। मालूम है डिमांड का क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा यार प्राइस बढ़ने वाला, फटाफट से सारे लोग जाएंगे अपनी गाड़ियां लेके, 1 लीटर के पीछे 20 रुपए, अरे वाह, गाड़ी में कितना तेल आ जाएगा सर, गाड़ी में 100 लीटर तेल आ जाएगा, इंटू 20 करेंगे सर 2000 रुपए का पैदा हो जाएगा। भागे सारे पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, तेल को डलवा लेंगे। ये होता है एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस घटने वाला है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और अगर बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो लिख लो अगर आपने नहीं लिखा। इन नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ दैट गुड्स एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये सब प्रेजेंट के अंदर होता है, नियर फ्यूचर की बातें हैं, जहां 2-4 घंटे का गैप हो, 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन की बात नहीं, नियर फ्यूचर। इस वर्ड को अंडरलाइन करना, नियर फ्यूचर, ठीक है जी। ये भी एक फैक्टर है, दिस इज आल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो हमने पढ़े 5 फैक्टर्स। आओ अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मार्केट डिमांड, अभी तो हम इंडिविजुअल एक आदमी की बात कर रहे थे, अब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं। उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, अब हम क्या कहेंगे, तो सुनो मेरी बात, आप रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट। अगर क्वेश्चन मार्केट डिमांड का आ जाए तो ऑल दिस 5 फैक्टर्स, ऑल दीज 5 फैक्टर्स वी हैव टू इंक्लूड। जो 5 फैक्टर हमने अभी पढ़े ना, कौन से 5 सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, फिर उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था यार, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन। इन 5 को भी उसमें इंक्लूड करना है। मार्केट डिमांड के अंदर भी ये 5 इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं हम, इसका पहला फैक्टर आ जाओ, फर्स्ट वन, इसका सबसे पहला फैक्टर पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पता है इसका मतलब क्या है, हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना सर, वो पैसे का बांटना, अरे नहीं बाबा नहीं,
डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब है कि जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा है, जो गरीब है उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इन आवर इकोनॉमी द इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे यहाँ इनफैक्ट हर देश में ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। मालूम है, एक अमीर आदमी के पास मान लो 10 करोड़ रुपया है, वो तो एक ही आदमी का खाना खाएगा ना। लेकिन अगर वही 10 करोड़ पूर्व लोगों में बढ़ जाएगा और सबको 1-1 करोड़ मिलेगा तो 10 लोग उसकी डिमांड करेंगे किसी भी चीज की। समझ के देखो, मान लो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें चपाती का। आप बहुत अमीर हो, आपके पास 10 करोड़ रुपया है, आप उतनी ही चपाती खाओगे जितनी आप खा सकते हो। ये तो नहीं कि 10 करोड़ डबल खाना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर वही 10 करोड़ 10 लोगों में बढ़ जाएगा, फिर सब एक लेवल पे आ जाएंगे, फिर सब के सब उस चीज की डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए मार्केट के अंदर तो डिमांड बढ़ जाएगी। और फिर अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि ज्यादा इनकम पुअर लोगों के पास आ जाए, गरीब लोगों के पास आ जाएगी, तो वो किस चीज की डिमांड करेंगे? नेसेसिटी गुड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। जब आपके पास इनकम आएगी तो आप इसकी डिमांड करोगे, मिडिल क्लास और अपर क्लास इसकी डिमांड करेगी लग्जरीज गुड्स। रोटी, कपड़ा, मकान की मिडिल क्लास को प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें एसी चाहिए, उन्हें अच्छी अच्छी कारें चाहिए, उन्हें स्कूटर चाहिए, उन्हें पंखे, सब कुछ चाहिए। आई मीन लग्जरीज गुड्स चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, सोफा चाहिए, फर्नीचर चाहिए। लेकिन एक गरीब आदमी किसकी डिमांड करेगा? रोटी, कपड़ा और मकान। उसे घर चाहिए, उसे अच्छे कपड़े चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उससे डिमांड बढ़ती है। एक आदमी के पास अगर पैसा रहेगा तो एक आदमी उतनी ही डिमांड कर सकता है जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन अगर वो पैसा 10 लोगों में बढ़ जाए तो फिर 10 लोग मिलकर चीजों की डिमांड करेंगे और ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात आप? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पैसा बांटने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आओ लिख लो इसके अंदर आप जल्दी से। सबसे पहले, इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, if the income is equally distributed among the society। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता है आपको, आज पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच्ची में आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूं। मैं सच में मिस कर रहा हूं। मुझे याद है यहाँ वो मोहिनी बैठी होती थी और वहां वो पायल और वो सब, मैं सबको याद कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहीं बैठे हो। चलो फिर लिखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें, आ जाओ। इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड in the society, there will be more demand in the market। मैंने कहा ना, एक आदमी के पास अगर 10 करोड़ है और अगर 10 में बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। If the income is equally distributed in the society, फिर क्या होगा? There will be more demand in the market। Okay? It has one other aspect। एक तो ये एस्पेक्ट है, एक दूसरा भी है। क्या? एक तो ये होगा कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, एक तो ये एस्पेक्ट है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। इट हैज सम अदर एस्पेक्ट, वो लिखो आप। इफ मोर इनकम इज गिवन और इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर पीपल, अगर लोगों को, गरीब आदमी को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, टू द पुअर पीपल, then demand for the necessary goods will increase। देखो दो एस्पेक्ट है इस चीज के, दो। एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा टू whom। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने कहा, मान लो ये एक आदमी है, इसके पास 10 करोड़ रुपया है, हिज डिमांड विल बी लिमिटेड। लेकिन यही 10 करोड़ अगर 10 लोगों में बांट दिए जाए, अगर यही 10 करोड़ 10 लोगों में बांट दिए जाए, 10 लोगों में बांट दिए जाए तो क्या होगा? आप समझे मेरी बात? एक तो ये एस्पेक्ट है, ये सिक्के की दो बातें पढ़ रहे हैं, यानी एक तो ये हो गया और दूसरा टू whom। तो टू whom के अंदर 3 तरह के लोग आते हैं। एक पुअर,
एक मिडिल क्लास, एक रिच क्लास। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पुअर को ज्यादा दी जाए, इनकी इनकम को अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये कौन से गुड्स मांगेंगे मालूम है? रोटी, कपड़ा और मकान, नेसेसरी गुड, नेसेसिटीज दे विल आस्क फॉर नेसेसरी गुड्स, जो जीने के लिए जरूरी है। और अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम मिडिल क्लास को या रिच को दे दें, तो ये मांगेंगे लग्जरी गुड्स। स्पेलिंग देख लेना एक बार, लग्जरियस, LUXURIES, लग्जरियस गुड्स। ठीक है, इसी बात को मैं लिखवाना चाहता हूं, आप लिखो, इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी देयर विल बी मोर डिमांड इन द मार्केट। खत्म, यहां पे बात खत्म। आगे बोलता है इट हैज सम अदर एस्पेक्ट, ये वाला एस्पेक्ट आया, क्या बोलता है? इफ मोर इनकम इज इन द फेवर ऑफ पुअर पीपल देन डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स विल इंक्रीज, necessary goods will increase, but if the income is given to middle and rich people, the demand for luxurious goods will increase. इन्हें कार चाहिए होगी, सोफा सेट चाहिए होगा, एसी चाहिए होगा, बस ये चीजें चाहिए होगी। ठीक है जी, तो ये था पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आओ एक पॉइंट और करते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। आ जाओ, इसका दूसरा पॉइंट है, लेकिन वैसे टोटल कौन सा है? 7वां पॉइंट। सर हमें सातों के सातों लिखने होंगे, अगर मार्केट डिमांड का पूछ लिया, हाँ सब लिखना होगा, सब लिखना होगा। और सर अगर अकेला इंडिविजुअल डिमांड पूछा तब भी सब लिख दो, आप सातों के सातों लिख दो, कुछ भी छोड़ना मत ताकि नंबर ना कटे। ठीक है जी, सातों के सातों आप लिख दो। ठीक है, चलो आओ देखें ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है। मालूम है गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास दो बड़े बड़े हथियार होते हैं, एक टैक्स और दूसरा सब्सिडी। एक टैक्स और दूसरा सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी चीज की डिमांड मार्केट में ना बढ़े, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है इसके खाने से लोग बीमार हो सकते हैं, जैसे टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, दारू। गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? उन चीजों पे टैक्स बढ़ा देती है ताकि उससे कम लोग खाएं और कम से कम बीमार हो। और गवर्नमेंट देखती है कि कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है इंसान के लिए, इंसान के खाने के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, तो उस पर सब्सिडी दे देती है, मैंने छूट दे देती है। जैसे कि आप देखो एलपीजी सिलेंडर आपके घर में जो आता है, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, क्योंकि वो नेसेसिटी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आप लकड़ी फूकना स्टार्ट कर दोगे, कोयला जलाना स्टार्ट कर दोगे, जिससे कि नुकसान होगा किसको? एनवायरमेंट को। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर दो बातें होती हैं, एक टैक्सेशन और दूसरी सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी चीज की डिमांड मार्केट में ना बढ़े, क्योंकि लोग उसको खाने से खराब होते हैं, पीने से खराब होते हैं, सड़कों पे ऐसे गिरे रहते हैं, अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि लोग ऐसा करना बंद कर दे ताकि घर ना खराब हो, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। यानी टैक्स के बढ़ने से चीजें महंगी हो जाती हैं और उनकी डिमांड घट जाती है। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज हर लोगों के घर तक पहुंचे, इसकी डिमांड को मार्केट में बढ़ाया जाए, तो फिर गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे देती है। यानी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, एक टैक्स और दूसरा सब्सिडी। एक टैक्स और दूसरा सब्सिडी। अगर टैक्स बढ़े तो फिर डिमांड, सब्सिडी बढ़े तो डिमांड। आ जाओ लिख लो जल्दी से, आओ लिखो फटाफट। द गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। लिखो, द गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। The government policy also affects the demand of a commodity. लिख लिया सर? लिख लिया। आप 3 बार बोलोगे कि आगे भी बोलोगे? लो आगे लिख लो फटाफट जल्दी से। If the government want to promote the demand for any good,
द डिमांड फॉर एनी गुड इट ऑफर्स सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड बढ़ जाए मार्केट में तो सब्सिडी दे देती है। सर सब्सिडी देने से होता क्या है, प्राइस कम हो जाता है, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। और सर टैक्स से उसका प्राइस बढ़ जाता है, फिर उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मुझे सब गरीब आदमी चाहे कि उसको विस्की पी नहीं पी सकता, मालूम है बहुत महंगी है, इतने पैसे नहीं है, और वैसे भी पीनी नहीं चाहिए, सेहत खराब होती है। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आप पे शरीर खराब होता हो, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट जल्दी से। फिर क्या होता है आगे, एंड इट्स डिमांड्स एक्सटेंड, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऑन द अदर हैंड if government wants to reduce the demand of a commodity, it imposes taxes on it. Impose माने डालना, जोड़ना, it imposes taxes on it. फाइन, तो चलो ये भी हमने लिखा, ये भी हमने लिख दिया। और होता क्या मैंने आपको बता दिया, देखो मैं बना देता हूं। टैक्स क्या करती है, इंपोज कर देती है। टैक्स इंपोज करने से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड घट जाती है। यहां क्या करती है, यहां सब्सिडी ऑफर कर देती है। सब्सिडी ऑफर करने से क्या होता है, प्राइस घट जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। आप ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ऐसे डायग्राम बना के आप पॉइंट को समझ सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ। आज हमने इसके 4 फैक्टर्स किए, अब बस 2 फैक्टर्स और हैं, आओ इन्हें भी खत्म कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसका तीसरा फैक्टर जो है आओ उसे भी खत्म करें, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वो तीसरा फैक्टर है, मालूम है क्या, वो तीसरा फैक्टर है सीजन एंड क्लाइमेट। यार ये बहुत आसान है, ये मैं क्या लिखाऊं, इसमें क्या समझाऊं। अगर सर्दियां हैं तो ऊन के कपड़े की डिमांड है, गर्मियां हैं तो सूती कपड़े की डिमांड है, कॉटन के कपड़े की डिमांड है, मतलब टी शर्ट्स की डिमांड है। सीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आपको कोई बोले भैया ये पकड़ जैकेट ले ले, मैं 500 रुपए में दे रहा हूँ, ले ले, तो बोलेगा जो भागते हैं यार क्या बात कर रहा है, इतनी गर्मी में जैकेट डालेंगे, मारेगा क्या। और यही बात जैकेट आपको कोई शिमला में दे, जब आप ठंड में ऐसे कर रहे हो तो आप तुरंत खरीद लोगे। समझे मेरी बात, तो आओ लिख लो, इसमें ज्यादा समझाने को है नहीं। द मार्केट डिमांड आल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन एंड क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड ऑफ वूलन क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर वूलन क्लोथ्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। Similarly, the demand for umbrella increases during rainy season. जब बारिशों का सीजन आता है तो हर कोई दुकान से एक आधी छतरी खरीद के ले आता है। जब सर्दियां आती हैं तो हर कोई वूलन क्लोथ्स ले आता है। तो सीजन और क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है जी, बस इतना ही लिखो। उसके आगे एक लास्ट पॉइंट और उसके बाद हम इसे खत्म करें, दैट इज पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। अबे भैया हम 130 करोड़ हैं, 137 करोड़ है, हमारे में से कम 10 अमेरिका निकल जाए, ऑलमोस्ट 10 तो नहीं निकलेंगे, 8 तो निकल ही जाएंगे। तो हम लोग जो डिमांड कर सकते हैं अमेरिका थोड़ी कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। ज्यादा पॉपुलेशन मैंने ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन मैंने कम डिमांड। तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है जी, तो लिख लो इसको भी जल्दी से। द पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इट मीन्स हाई पॉपुलेशन means high consumption, means high demand। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे भाई, सीधी सी बात है ना। इट मीन्स हाई पॉपुलेशन मीन्स हाई कंजम्पशन मीन्स हाई डिमांड एंड वाइस वर्सा। और साथ में क्या लिख सकोगे, वाइस वर्सा।
अच्छा, जब पॉपुलेशन की बात करो ना तो पॉपुलेशन को भी आप दो तरीके से दे सकते हो, एक यंग पीपल और दूसरा ओल्ड पीपल। अब ये भी देखने वाली बात है कि किसी देश के अंदर कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मालूम है ये फोन, ये कैमराज और ये लैपटॉप्स और क्या बोलते हैं फटी हुई जीन्स और वो टूटे हुए शूज, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर ओल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो धार्मिक बुक्स जो होती हैं, वो ग्रंथ जो होते हैं, और वो सिंपल कपड़े, मतलब आप समझ सकते हो ना, बूढ़े लोग, मुझे जैसे बूढ़े लोग क्या डिमांड करेंगे और आप जैसे यंग लोग क्या डिमांड करेंगे। तो ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है जो हमें दिमाग में रखना होगा। ये तो ठीक है, हाई पॉपुलेशन मीन्स हाई कंजम्पशन मीन्स हाई डिमांड, बट ऑन द अदर साइड वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड, लिख लो, ऑन द अदर साइड वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड दैट विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन अ कंट्री है। If a country is having young population, then the demands of mobile phones and this and that will increase. But if the country is having old population, the demand for क्या बोले religious books and other things will increase, है ना। ओल्ड जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी डिमांड अलग होती है, उनका फैशन अलग होता है, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, और जब आदमी यंग होता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पॉपुलेशन को भी हमें दो तरीके से देखना होगा, पॉपुलेशन कैसी है, यंग पॉपुलेशन या ओल्ड पॉपुलेशन। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अगर यंग पॉपुलेशन है तो पिज्जा ज्यादा खाएगी, मैगी ज्यादा, और कुछ लोग तो वो है हमारे पास एक, वो थाली पे बैठ के मैगी को खा लेंगे। तो देखना होगा कि पॉपुलेशन कैसी है। अगर हम खाने की भी बात करें ना तो एक चीज तो क्लियर है, अगर यंग पॉपुलेशन होगी तो पिज्जा की डिमांड, मैगी की डिमांड, बर्गर्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर ओल्ड पॉपुलेशन होगी तो रोटी चावल दाल, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। खाने की भी बात करें, हाँ ये कंफर्म है, हाई पॉपुलेशन मीन्स हाई कंजम्पशन मीन्स हाई डिमांड, लेकिन कैसी पॉपुलेशन है ये भी एक बार देखना होगा। ठीक है जी। तो लो, ये हमारा खत्म हुआ आज का टॉपिक। कल हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों के टॉपिक के ऊपर लाइव क्लास में से डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन क्लासेस को साथ साथ देख लो प्लीज। ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों।